हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो साइंस का एग्जाम हमारा होता है बोर्ड्स का, क्लास 10th का, उसको हम कैसे टैकल करें। देखो, हमने सेक्शन वाइज बांट रखा है साइंस के चैप्टर, साइंस के एग्जाम्स को कैसे सेक्शन वाइज बांट रखा है। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं, सेक्शन 1 या सेक्शन ए की, इसमें सबसे ज्यादा क्या आते हैं? एमसीक्यूज। क्या आते हैं? एमसीक्यूज। अब जो एमसीक्यूज के साथ खेल क्या है कि एमसीक्यूज में 20 क्वेश्चंस जो आते हैं, इसमें से 15-16 क्वेश्चंस, 15 to 16 क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व कर लेता है, आराम से सॉल्व कर लेते हो। पर अभी आपने प्री बोर्ड दिया होगा रिसेंटली और आप ये नोटिस कर रहे होगे कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप सोचो खुद 4-5 नंबर पहले ही डाउन हो गए। और एमसीक्यूज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आंसर सही है तो फुल 1 मार्क्स, और अगर आंसर गलत है तो एक भी नंबर नहीं मिलता। तो एमसीक्यूज को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा लो। क्या करो? नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा लो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके एमसीक्यूज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। तो 15-16 क्वेश्चन तो बहुत आसान से आ जाते हैं, पर जो 4-5 क्वेश्चन है ना, उसमें जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में एमसीक्यूज की पूरी क्लास लेकर आऊं, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के कम से कम 50 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब आगे की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। आगे क्या करना है हमें? देखो, सेक्शन बी जो कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। अब अभी आपने प्री बोर्ड दिया, आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, सर हमने पेपर तो बहुत अच्छा लिखा था पर मार्क्स नहीं आए, टीचर ने स्ट्रिक्ट चेकिंग की। बच्चे देखो, टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं कर रहा, टीचर वो चेकिंग कर रहा है जो बोर्ड्स की डिमांड है। जो क्या है? बोर्ड्स की डिमांड है। अब बोर्ड्स की डिमांड क्या है कि आप क्या इस्तेमाल करो? कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, जो आपके आंसर्स में दिखने चाहिए। अगर आपके आंसर्स में कीवर्ड्स नहीं है तो मैं बता रहा हूं, आप चाहे कितना अच्छा आंसर लिख कर आ जाओ, आपका वो क्वेश्चन का आंसर का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है ना? और आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले उसकी वजह से। तो कीवर्ड्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है जब भी मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं किसकी? 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, 3 मार्क्स क्वेश्चन की, जो कि हमारा सेक्शन क्या है? सी। सेक्शन कौन सा है? सी। अब एक प्रॉब्लम अराइज होती है सारे बच्चों के साथ। वो क्या कहते हैं कि सर 3 मार्क्स में ये नहीं पता चलता कि हम लिखें कितना। 3 मार्क्स में ये नहीं पता चलता हम लिखे कितना। देखो, अगर कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है और उसमें पूछ लिया गया फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कभी नहीं लिख कर देंगे आपको कि फर्टिलाइजेशन में डायग्राम बनाओ। वो कभी नहीं बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डायग्राम बनाओ। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर फर्टिलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका डायग्राम बनाना है। और 3 मार्क्स से क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। क्योंकि इस क्वेश्चन में इनके साथ क्या होता है, बहुत बार सेक्शंस में बढ़ जाते हैं, ए, बी और सी। इससे क्या होता है, आपको लगता है ये तो 1-1 मार्क्स के हो गए, तो आप इसमें कम डेटा देते हो। कम डेटा देने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इस तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि डेटा पूरा बरकरार रखना है, बहुत अच्छे से इस पे ध्यान देकर जाना है। अब क्वेश्चन ये रह होता है, सर आप ये तो बता रहे हो कि ठीक है 3 मार्क्स में मैं डेटा दे दूं, टाइम है नहीं हमारे पास, मुश्किल से 20 और 22 दिन बचे हुए हैं, हम कैसे टैकल करें इसको? देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है इस टाइम पे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और साथ में सैंपल पेपर लेंगे। इन दोनों को आप देखेंगे कि इनके आंसर्स कैसे लिखे गए। दूसरी बात, अगर आपको कोई टॉपिक है, देखो ये इतना टाइम नहीं बचा आपके पास कि आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो। और एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको कोई चीज आती है तो उसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, तो उसी को बार बार रिवाइज करने से बेटर है ना कि आप क्वेश्चन से टैकल करो। क्या वो क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं? इतना समझ लिया मैंने, पूरे साल मैंने पढ़ाई की, क्या वो क्वेश्चन सब मुझसे सॉल्व हो रहे हैं? अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उस टॉपिक पे वापस जाओ। मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन है जो किस पे आ गया? हीट एनर्जी पे। किस पे क्वेश्चन आ गया? हीट एनर्जी पे। तो अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन आया हीट एनर्जी पे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? हीट एनर्जी के टॉपिक पे जाना है, इसी टॉपिक पे ही काम करना है। अब इसके लिए आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने नहीं बैठोगे, इतना टाइम नहीं आपके पास कि आप इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ो। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आप टैकल करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप टैकल करोगे, उतना ज्यादा बेहतर है। एक इशू बहुत ज्यादा आता है बच्चों को, अगर आप कभी भी ध्यान दो तो आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली वो पूछा क्या है।
क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको भी बता दे रहा हूं, आप उसका आंसर कभी ठीक लिख ही नहीं पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आई कैन गारंटी आपका 50% आंसर वहीं पर खत्म हो जाएगा। 50% आंसर वहीं पर खत्म हो जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मुझे एग्जैक्टली आंसर क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पॉल्यूशन, तो आप पॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं देते, आप क्या बोलते हो, पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय दिस, कॉज्ड बाय दैट, सारी चीजें लिख दोगे। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, व्हाट इज पॉल्यूशन। तो ये मैंने बस एग्जांपल दिया है। तो ऐसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, बायोलॉजी का पार्ट है ना, कंट्रोल सॉरी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो तुमसे डिमांड कर रहा है उसकी डेफिनेशन की। उस पर आप चाहे जितनी बार क्रॉस करके दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसका मतलब वो डेफिनेशन की डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी कला है एग्जाम के अंदर। जिसको क्वेश्चन को समझने की कला आती है, मैं बता रहा हूं वो आंसर्स भी बहुत अच्छे लिख कर आएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं जिस बच्चे ने साइंस पढ़ी है वो बहुत आराम से किसी भी टॉपिक को समझा सकता है। मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब उसी टॉपिक को मुझे पेपर पे उतारना है, पेपर पे लिखना है। देखो वहां टीचर तो नहीं बैठा ना आपको सुनने के लिए। टीचर किस लिए बैठा है, टीचर बैठा है कि भाई इसने जो लिखा है क्या वो सही लिखा है या नहीं लिखा। जब आप एग्जाम करते हो तो आप एज ए स्टूडेंट एग्जाम नहीं करते, आप एज ए टीचर एग्जाम करते हो। और उस टाइम पे एग्जाम टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी बात समझानी है सामने वाले को, और वो भी लिखकर, आप उसके सामने नहीं हो, आपको अपनी राइटिंग से उसको बात समझानी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आपने नहीं चालू की है तो मैं अभी बोल रहा हूं, अभी से स्टार्ट कर दो। नंबर ऑफ सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन से आप क्रॉस करोगे अपने आप को कि भाई मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके से आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, प्लस टॉपिक की क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, हाउ सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। हाउ सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। अब क्वेश्चन ये पूछा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, पॉलिनेशन का एग्जांपल दे रहे हैं। पॉलिनेशन नहीं पूछा, उसने पूछा सीड फॉर्मेशन। इसका मतलब पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस। इसके साथ साथ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक डायग्राम भी बनाऊंगा। आपने डायग्राम देखा होगा। एक नया पेज ले लेते हैं इसके लिए। ये क्या था हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अगर सीड फॉर्मेशन पे कोई क्वेश्चन आया मान के चलो, तो आप क्या करोगे, वहां पर कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल करोगे। देखो अब जब भी पोलन ग्रेन्स पहुंचता है कहां पर, ओवरी के अंदर, और ओव्यूल में फ्यूज होते हैं, तो वहां पर एक चीज बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट। अब ये टर्म अगर आपने नहीं यूज किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। जायगोट किसमें फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है एम्ब्रियो में, है ना। इस तरीके से आपको आंसर्स करने हैं कि जायगोट एम्ब्रियो में फॉर्म हुआ। ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। अब इस पे अगर आप पॉलिनेशन की पूरी कहानी लिखकर आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड पॉलिनेशन थी नहीं। हमें क्या लगता है, सीड फॉर्मेशन का मतलब बस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो एक प्रोसेस है जिससे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, जिससे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। पर क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई सीड फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब इसके बाद का प्रोसेस कैसे हुआ। इस तरीके से क्या होता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जिसके आंसर आप ठीक नहीं देते। और अभी आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो आपने खुद से नोटिस किया होगा कि यार ये टीचर ने तो मुझे मार्क्स ही नहीं दिए इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं दिया मार्क्स तुम्हें, क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन की डिमांड को समझा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग से पहले कि आपको उस क्वेश्चन को समझना है, और वो क्वेश्चन को समझने की जो तरीका, जो आर्ट है, वो आपको तभी पता चलेगा जब जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे। इसलिए बोला जाता है अगर आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम 10 सैंपल पेपर, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मैं अभी बता रहा हूं, कम से कम 10 सैंपल पेपर और रैंडम उठाकर सॉल्व करो क्वेश्चंस। मैं तो कहता हूं रैंडम उठाओ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, कभी 4 नंबर का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन उठा लो, और अगर वो तुमसे सॉल्व हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर है।
और नहीं सॉल्व हो रहा तो ये मान के चलो आप उस टॉपिक को पढ़ो, उसी टाइम पे पढ़ो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, साइंस का पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है। 90% पेपर में मैं बोल सकता हूं कि ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, 3-4 बार पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप 90% पेपर सॉल्व कर लोगे। पर सारी फाइट किसके लिए होती है? 10% उस मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको टैकल करना है। क्योंकि जिस बच्चे को फुल मार्क्स चाहिए 80/80, फुल मार्क्स चाहिए 80/80, वो क्या करता है? इस पे फोकस करता है 10% पे। 90% मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। मोस्टली बच्चे 90% के लिए फाइट करते हैं, बट 80/80 लाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 72 से 75 मार्क्स आप देखोगे बहुत से बच्चों के आ जाएंगे, पर 80 मार्क्स तक अप्रोच कर पाता है वो बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आई कैन गारंटी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बट अगर आप किसी और स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं चाहे आप कितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हो, लेकिन अगर आप उसे शीट पे नहीं लिख पा रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लिखना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं ये भी बता रहा हूं आपके एमसीक्यूज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यूज टफ नहीं आते, बट उसमें कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है बहुत से बच्चों के साथ कि सर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुछ टॉपिक्स में आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके एमसीक्यूज में बहुत दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। थोड़ी सी देर पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो और अच्छे से समझ लो, उसके बाद एक न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा तुम्हारा और एक भी एमसीक्यू नहीं रुकेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है लाइट। मतलब मैं अल्टीमेटली बात करूं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले चैप्टर्स किसके हैं? फिजिक्स के। किसके हैं? फिजिक्स के, न्यूमेरिकल बेसिस पे। और वहीं पर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री की इक्वेशंस हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं। केमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप केमिस्ट्री करोगे तो जितनी एनसीईआरटी में इक्वेशंस दे रखी हैं, सबसे पहले उनको नोट डाउन कर लो, एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह लिख लो सारी की सारी इक्वेशन, मुश्किल से कितनी होंगी? मेरे हिसाब से 50 से 60 इक्वेशंस हैं, एक साथ लिख लो। इससे क्या होगा? आपको रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं होगी और वो इक्वेशंस बार बार पूछी जाती हैं। केमिस्ट्री के पेपर की इक्वेशंस बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है? तो यहां से आप ये समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में बहुत दिक्कत आती है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं खुद एक वीडियो ले आऊं इलेक्ट्रिसिटी और लाइट पे और आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व कराता चला जाऊं, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, बायो में प्रॉब्लम क्या आती है? सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया बट आंसर की लिमिट नहीं पता कि मैं आंसर कितना लंबा लिखूं। बायोलॉजी में एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है तो ट्राई करो उस डायग्राम को बनाओ, पक्का बना कर आओ, ठीक है? चाहे क्वेश्चन में उसके बारे में बोला हो या नहीं बोला हो कि डायग्राम बनाना है नहीं बनाना, वो भूल जाओ, आप डायग्राम बना कर आओ। इससे क्या होता है? आपका जो एग्जाम पेपर है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। टीचर जो चेक कर रहा होता है उसे भी समझ आता है कि हाँ इस बच्चे को अच्छी नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट की, तो आपके मार्क्स में बढ़ोतरी मिलती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो एक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो को ऐसे टैकल करना है। मैंने बहुत छोटा सा आपको बस एक उदाहरण दिया है, आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आओ डेली बेसिस पे और फिर आप देखो कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आपके पास कितने दिन बचे हैं? मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे हैं, क्योंकि उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आप बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दोगे। अगर 20 से 22 दिन बचे हैं तो आप नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स की लिमिट को बढ़ा दो। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही सब्जेक्ट के सैंपल पेपर करो, आप क्या करो? ऑल्टरनेट सब्जेक्ट के सैंपल पेपर करो। और एक बात ध्यान रखनी है, आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ रहे हैं सारे के सारे, आपने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ा होगा कि हम एक एक्टिविटी को लगातार 20-21 दिन तक करते हैं तो वो बार बार रिपीट हो जाती है। तो आप क्या काम करो कि एवरीडे आपका एग्जाम होता है 10:30 से, ठीक है, 1:30 तक, ये बोर्ड्स के एग्जाम की टाइमिंग है। तो आपको क्या करना है? डेली 10:30 बजे एग्जाम करने बैठना है। डेली जब भी आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, किस टाइम पे सॉल्व करोगे? 10:30 बजे। और उसको खत्म करोगे कब तक? 1 बजे तक। कब तक खत्म करोगे? 1 PM तक, 1:30 तक नहीं, 1 PM तक खत्म करोगे। और ये आप अगर लगातार 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको वो आदत पड़ी हुई होगी, आपको ना नींद आएगी ना कुछ और टेंशन रहेगी, आप एग्जाम पे फोकस रहोगे। तो ये आदत अभी से डाल लो। मैं बोलता हूं अगर 1 फरवरी से आप स्टार्ट कर दो ना,
और अगर आपने 20 दिन भी ये काम कर लिया तो आप सोचो कितने सैंपल पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए। 20 सैंपल पेपर्स, 20 सैंपल पेपर्स। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बांटूं तो मैं ये देख सकता हूं कि साइंस, एसएसटी, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पे आपका ज्यादा फोकस रहता है। अगर इसके भी आपने 4-4 सैंपल पेपर अभी कर लिए, इससे पहले भी आपने किया होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं किया होगा, और कुछ नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस आराम से नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई देखो पूरा चैप्टर मैं बोल रहा हूं कोई नहीं पढ़ पाएगा इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास केवल साइंस नहीं है, आपके पास एसएसटी भी है, मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अपने टाइम शेड्यूल को आप डिवाइड करो, डेली एक पेपर सॉल्व करो। किस टाइम पे? 10:30 बजे। किस टाइम पे सॉल्व करो? 10:30 बजे। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो तुम्हारे साथ, इस बात का ख्याल रखकर पेपर सॉल्व करें। ये मान के चलो कि आप बोर्ड एग्जाम में ही बैठे हुए हो, अपने आप से बिल्कुल ईमानदारी से काम करोगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपके मार्क्स में इजाफा होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड्स में। होप करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। मैं धीरे धीरे इसके कलेक्शंस को और बढ़ाता जा रहा हूं और धीरे धीरे आपके पास बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जिसके साथ आप इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये पक्का है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।